नमस्कार। आज पॉलीमर की श्रृंखला में मैं आज आपका तीसरा लेक्चर लूँगा। लेक्चर जो है ये बेस्ड है रबर्स पे। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ व्हाट आर पॉलीमर्स, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब मैं शुरू कर रहा हूँ रबर। In 1953, Hermann Schwenger formulated a microstructure for rubber and received a Nobel Prize. The basic unit in rubber is isoprene, that is 2-methyl buta 1,3-diene. ये स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, देखिए। ये अगर नंबरिंग करें कार्बन पे तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और चूंकि 4 कार्बन की रिंग स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है, तो मेथ एथ प्रोपब्यूट और दूसरे पे और तीसरे पे ये लगा हुआ है, आपका इन लगा हुआ है, तो पहले और तीसरे पे इन लगा हुआ है, तो ये हो गया 1,3-डाइइन। तो स्ट्रक्चर जो हो गया इसी को हम बोलते हैं, या हम बोले 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइइन या आइसोपिरीन। ये यूनिट है, ये रबर का मोनोमर है। अभी तक मैंने आपको बताया था व्हाट इज मोनोमर। मोनोमर रिपीटिंग यूनिट इन अ पॉलीमरिक चेन इज कॉल्ड मोनोमर। तो ये हमारा रबर का मोनोमर है। इन 1953 हर्मन स्विंगर साहब ने इसको फॉर्मुलेटेड किया था और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब देखते हैं इलास्टोमर्स या रबर। व्हाट आर इलास्टोमर्स? जो इलास्टिक प्रॉपर्टी रखे वो इलास्टोमर्स। और रबर के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि स्प्रिंग। अगर हम एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाएगी और जैसे हमने फोर्स छोड़ा तो वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। तो यही सेम प्रॉपर्टी हमारी रबर के अंदर होती है। अगर हम बात करें इलास्टो और मर, ठीक है, ये दो चीजें हैं जो कि इलास्टिक प्रॉपर्टी रखा है, ऐसा मोनोमर जो कि इलास्टिक प्रॉपर्टी रखा है, ऐसा मोनोमर, दैट इज कॉल्ड इलास्टोमर। द पॉलीमर्स पॉजिंग इलास्टिसिटी टू द एक्सटेंट ऑफ नियरली 200 to 300% एज आर नोन एज इलास्टोमर और रबर। जिसके पास 200 से 300% तक, ठीक है, स्ट्रेच होने की प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड इलास्टोमर और रबर हम कहेंगे उसको। बेसिकली रबर जो होता है, अगर हम रॉ रबर की बात करें तो रॉ रबर एमॉर्फस पॉलीमर होता है। एमॉर्फस पॉलीमर विथ न्यूमेरियस क्रॉस लिंकेजेस एंड हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी फॉर्म्ड बाय स्ट्रेचिंग एंड रीगेन ओरिजिनल फॉर्म व्हेन स्ट्रेचिंग फोर्स इज रिमूव्ड। अगर हम अनस्ट्रेच्ड रबर है, हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, क्या हो जाएगा? स्ट्रेच्ड रबर आपका, ठीक। और जैसे हमने उस फोर्स को छोड़ा तो वो अपने ओरिजिनल शेप में रिगेन हो जाएगा। अनस्ट्रेस्ड रबर अप्लाई किया, स्ट्रेस आया, देन आपका जैसे हमने उसको अनस्ट्रेस किया, जैसे हमने स्ट्रेस फोर्स को रिलीज किया तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो वापस आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलास्टोमर और रबर। ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से इसका वाइडली यूज हो रहा है आइदर इन डोमेस्टिक और इन इंडस्ट्रियल पर्पज। रबर हैज नो क्रिस्टलाइन, देयर एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन आर ड्यू टू दी टेम्परेरी मूवमेंट ऑफ, जो उसके अंदर मोनोमर हैं उनमें जो मूवमेंट होता है, चूंकि कॉइलिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपने खींचा तो जो मूवमेंट हो रहा है इसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन के बाद में टेम्परेरी मूवमेंट होता है, ठीक। द चेन डू नॉट स्लिप पास ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर एक स्लाइड भी नहीं करते क्योंकि इनका क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो रहा इलास्टोमर। वाटर इलास्टोमर जो कि अपने साइज से कई गुना बढ़ सकते हैं, जिनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नोन एज इलास्टोमर्स। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रबर। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लेते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी। यस, रबर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे एग्जांपल एक ले लें कि हम अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ठीक, तो जैसे हमने कोई टायर चल रहा है आपका सपोज, ठीक है, अगर वो रिजिड होगा तो ज्यादा भाई फ्रिक्शन की वजह से और भी कंपोनेंट की वजह से देखिए वो जल्दी से खराब हो जाएगा। इसीलिए रबर के अंदर एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हम कई जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में स्ट्रेंथ,
भाई स्ट्रेंथ होगी तभी तो हम किसी चीज का बना सकेंगे या यूज कर सकेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ, रबर के अंदर स्ट्रेंथ होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिर अगला है पानी में ये सॉल्युबल नहीं है, इम्परमेबल है टू वाटर, पानी का कोई भी इस पे रिएक्शन नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, ये हाई रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स एब्रेशन, जो एब्रेशन होता है उससे ये हाईली रेजिस्टेंस है। ऐसा मैंने अभी आपसे जस्ट कहा, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर और दूसरा ये प्रॉपर्टीज ही इसे इतना खास बना देती हैं जिससे इसका इस्तेमाल हम इंडस्ट्रीज में और डोमेस्टिक पर्पस दोनों में कर रहे हैं और वाइडली यूज हो रहा है रबर का नाउडेज। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रबर की। ठीक, रबर देखो सबसे पहले नेचर से सिंथेसाइज हुआ, नेचर से हमने निकाला, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रबर, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। बहुत सारे ट्रीज हैं जिनसे हम रबर ट्रीज हैं, बड़े अलग अलग स्पीसीज के, जिनसे हम रबर निकालते हैं। इसके बाद हमने, चूंकि इतने ट्रीज नहीं थे और हमारी डिमांड ज्यादा थी, तो हमने उसको सिंथेसाइज्ड किया, ऑलमोस्ट सिमिलर टू रबर, प्रॉपर्टीज भी लगभग एक जैसी, इसीलिए हमने इनको सिंथेटिक रबर नाम दिया, या हम इनको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल रबर, जो आर्टिफिशियली हम बनाएंगे, और या सिंथेटिक रबर भी हम बोलेंगे इसको। तो ये दो टाइप के क्लासिफिकेशन हो गए, नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड सिंथेटिक रबर मेड बाय मैन, ठीक है, और या सिंथेसाइज करेंगे हम। अब नेचुरल रबर क्या है, मैंने अभी कहा आपसे नेचुरल रबर जो है वो प्लांट से निकाला जाता है, तो मैंने एक प्लांट भी देखिए बनाया हुआ है और प्रोसेस बताने की कोशिश की है मैंने कैसे बनाते हैं रबर। ठीक है, रॉ रबर, बेसिकली रॉ रबर फ्रॉम रबर ट्री, Hevia brasiliensis is tapped every second day for its sap known as latex by making slanting cut। एक slant cut लगाते हैं पेड़ पे, एक slant cut लगाते हैं, ये कट लगा हुआ है slant, इसी के थ्रू एक हम बकेट को जोड़ देते हैं और वो धीरे धीरे सारा लेटेक्स जो सैप है उसका उसमें इकट्ठा हो जाता है। अब लेटेक्स इज कलेक्टेड एंड एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड भी ले सकते हैं, एसिटिक एसिड इज एडेड टू इट सो एज टू प्रेसिपिटेट आउट द रबर विच देन हार्डन्स एंड कोगुलेट्स आफ्टर बीइंग वॉश्ड एंड ड्राइड। अब जो हमने लैटेक्स कलेक्ट किया हुआ है इसको हम वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, क्योंकि क्या है इसके अंदर डस्ट पार्टिकल अगर होंगे तो वो हार्मफुल है। ठीक, तो हम उसको ड्राई वॉश करके बाहर निकाल लेते हैं। ड्राई एंड वॉश किया, वॉश्ड एंड ड्राइड। रबर इज, अगर हम क्योर की बात करें तो रबर को चूंकि क्या है नेचुरल प्रोडक्ट है तो माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए जहां हम वेयर हाउसेज हैं वहां पे स्मोक्ड वेयर हाउस बनाते हैं जिससे कि माइक्रोबियल ग्रोथ उस पर ना हो। अब जितना प्योरर होगा रबर, ठीक है, उतनी ही उसकी हायर ग्रेड होगी। प्योरर द रबर हायर द ग्रेड फॉर इट्स रेडी, ठीक है, हायर उतनी ज्यादा उसका अच्छा ग्रेड होगा। अब इट इज रेडी फॉर डिलीवरी, इसको अब डिलीवरी करेंगे वर्ल्ड वाइड, जहां पे भी रबर इंडस्ट्रीज हैं वहां पे हम इसका इस्तेमाल कराएंगे। दैट इज नेचुरल रबर। आजकल इंडोनेशिया, केरल, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका वाइडली प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रबर को, और वो वर्ल्ड वाइड हम सर्कुलेट करते हैं नेचुरल रबर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी नेचुरल रबर संबंधित ही। नेचुरल रबर के मोनोमर क्या होते हैं, तो अगर हम पॉलीमर की बात करें तो नेचुरल रबर का जो बेसिकली मोनोमर है वो आइसोप्रीन, मैंने अभी आपको बताया, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन इज द मोनोमर ऑफ रबर। तो इसी की रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक, वैसे अगर हम रॉ रबर की बात करें तो रॉ रबर का ही मॉलिक्यूलर वेट करीबन 1 लाख के आसपास होता है, बट अगर हम इसको पॉलीमराइज कर लेते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 3 लाख के आसपास पहुंच जाता है अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्स 3 लाख के आसपास का मॉलिक्यूलर वेट हुआ। अब हम बात करते हैं लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। रबर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा नहीं होती, वो कम होती, लेकिन फिर भी उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है। इलास्टिसिटी ओवर अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, और जो उसकी इलास्टिसिटी है वो भी क्या है, एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में है। ये बना हुआ है उसका मोनोमर। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था आपसे। 1 2 3 4,
ये सेकेंड पे मिथाइल लगा हुआ है और 4 कार्बन है तो ब्यूटा, ठीक है, और पहले और तीसरे पे डबल बॉन्ड है तो 1,3 ब्यूटाडाइन, ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम बात करें इसकी रबर की, तो रबर को जब हम तोड़ते हैं, अगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो आइसोपिरीन या डाइपेंटीन हमको मिलता है। इन दोनों का एक मिक्सचर है। अगर रबर को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू देखेंगे तो आइसोप्रीन या डाइपेंटीन मिलेगा। अगर हम स्ट्रक्चर ही की बात करते हैं फर्दर, तो रबर भी देखा जाए तो नेचुरल रबर वैसे सिस आइसोप्रीन होता है। रबर विच इज कंपोज्ड ऑफ ऑल सिस लिंक्ड आइसोप्रीन यूनिट्स formed an amorphous structure that is highly elastic, जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड गुटा पर्चा भी एक दूसरी स्पीसीज से निकालते हैं विच इज पॉली आइसोपिरीन, लेकिन ये ट्रांस होती है कंपाउंड, मेड ऑफ ऑल ट्रांस लिंक्ड आइसोपिरीन यूनिट्स, फॉर्म्स लीनियर स्टैंड्स विच कैन इंटरैक्ट इनटू क्रिस्टलाइन एरे दैट हैव प्लास्टिक। ठीक, अगर हम रबर की बात करें तो रबर में ही हमने आपको बताया सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर गौर दे करेंगे। देखिएगा जो ये 2 मिथाइल था, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे देखिए 1 2 3 4, ठीक, सेकेंड पे मिथाइल लगा हुआ है तो ये 2 मिथाइल है। अगर यही सामने इसके हाइड्रोजन आ रहा है दैट इज सिस, ये सिस है, सिस 1,4 पॉली आइसोपिरीन, ये रबर का स्ट्रक्चर है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। इसके बाद अगर हम ट्रांस, जो गुटा पर्चा है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है नाम, गुटा पर्चा, एक कॉमिक नेम लग रहा है गुटा पर्चा, लेकिन गुटा पर्चा जो स्ट्रक्चर है वो समझ लें। देखिए ये 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, साथ में यहां पे मिथाइल ना के ये जो कंटिन्यूएशन की चेन है वो आई हुई है साथ में, और उसके डायगोनली हाइड्रोजन आया हुआ है, तो ये ट्रांसपोजिशन हो गया हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो इसको हमने बोला ट्रांस 1,4 पॉली आइसोपिरीन, ट्रांस 1,4 पॉली आइसोपिरीन। अब स्ट्रक्चर देख लेंगे जरा, स्ट्रक्चर देखिए, ये तो हमारा सिस आइसोपिरीन का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको रबर को देखें तो रबर फॉर्म एन, अगर सिस पॉली आइसोपिरीन की बात करते हैं तो ये बनाता है एमॉर्फस स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एमॉर्फस स्ट्रक्चर होता है। और इसी सापेक्ष में अगर हम गुटा पर्चा की बात करेंगे तो गुटा पर्चा क्योंकि ट्रांस पॉलीआइसोपिरीन है, तो ट्रांस पॉलीआइसोपिरीन होने की वजह से ये क्रिस्टलाइन एरे देता है। ठीक, ये रिजिड ज्यादा होता है, ये रिजिड ज्यादा होता है, वो एमॉर्फस होने की वजह से फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है। तो ये 2 स्ट्रक्चर हैं नेचुरल रबर के हमने बताए, सिस पॉलीआइसोपिरीन और ट्रांस पॉलीआइसोपिरीन, ये हैं स्ट्रक्चर ऑफ रबर। अब रबर के क्या ड्रॉबैक्स हैं, नेचुरल रबर को हम क्यों नहीं यूज करते, क्या ऐसी वजह है कि हमको कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं जिनकी वजह से हम रबर के अंदर स्ट्रेंथ लाते हैं, तो ऐसे क्या ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से नेचुरल रबर यूज नहीं होती, वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अगर हम बात करें ड्रॉबैक्स की, तो चूंकि ये बहुत प्लास्टिसिटी इसकी बहुत हाई होती है, ठीक, इट्स प्लास्टिसिटी इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी, प्लास्टिक कैरेक्टर इसके अंदर ज्यादा है इलास्टिक कैरेक्टर के सापेक्ष में अगर देखें। इट कैन नॉट सस्टेन स्ट्रेस, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस ये सस्टेन नहीं कर सकता। दस व्हेन स्ट्रेच्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इसीलिए जब हम इस रबर को खींचेंगे, नेचुरल रबर को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक, और लगातार ये स्ट्रेच कंटिन्यूअस रहता है, तो ये क्या हो जाएगी? डिफॉर्म हो जाएगी। इट्स अंडरगोज डिफॉर्मेशन परमानेंटली, और ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गई, जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया, अब वो प्रॉपर्टीज रबर वाली खत्म हो गई, तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये। इट हैज लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी, सबसे बड़ी दिक्कत है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जहां भी भाई, अगर मैं टायर की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर वाटर भाई रोड पे टायर पानी भरा और रबर का टायर गया हमारा और उसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या होगा स्थिति, आप समझ सकते हैं। विच मेक इट वीक, इसकी वजह से ये वीक हो जाएगा। लिमिटेशन की बात करें बेसिकली नेचुरल रबर की, तो ये सॉफ्टन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाएगा, और बिकम ब्रिटल एट लो टेम्परेचर, और जो लो टेम्परेचर होगा तो ये टूटना शुरू हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। नेचुरल रबर इज अटैक्ड बाय एसिड्स, बहुत आसानी से एसिड्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, पोलर सॉल्वेंट, या ये एयर में भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस वजह से ये बहुत सारी दिक्कतें थी कि हम रॉ रबर को या नेचुरल रबर को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं।
इसकी वजह से हमको एक प्रोसेस करना पड़ा जिससे हम रबर को स्ट्रेंथ दे सकें, दैट इज नोन एज वॉल्कनाइजेशन प्रोसेस। ठीक, तो वॉल्कनाइजेशन प्रोसेस इसको ओवरकम करेगा। टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस रबर इज वॉल्कनाइज्ड। तो अब समझते हैं वॉल्कनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। वॉल्कनाइजेशन इज अ प्रोसेस which is essentially compounding rubber with different chemicals like sulfur, H2S, benzoyl chloride etc. इन सब के साथ में हम रबर को मिक्स करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग करने का तरीका क्या है समझ लीजिएगा। हीटिंग रॉ रबर विथ सल्फर एट 100 to 140 डिग्री सेंटीग्रेड, सल्फर इंटर्स द डबल बॉन्ड। जहां जहां डबल बॉन्ड थे मैंने बताया था 1,3 ब्यूटाडाइन, तो जो जहां जहां डबल बॉन्ड है वो सारे ब्रेक होंगे। अभी मैं आगे स्ट्रक्चर समझाता हूं, और एक क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। दो लीनियर चेन्स अब साथ में जुड़ती चली जाएंगी ड्यू टू सल्फर। अगर हम बात करें ये होता क्यों है, एक्सीलेंट, और इसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, एक्सीलेंट चेंजेस आ जाते हैं प्रॉपर्टीज में। ये रेजिस्टेंट हो जाता है टुवर्ड्स टेम्परेचर, इलास्टिसिटी इसकी बढ़ जाती है। ठीक, इसके साथ केमिकली रेजिस्टेंट हो जाता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जिनका हम इस्तेमाल फर्दर हम कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस हो सकते हैं। और रबर को हमने वॉल्कनाइज कर दिया, प्रोसेस समझते हैं वॉल्कनाइजेशन क्या है। देखिएगा, ये जो है अभी मैंने आपको डिस्कस किया, ये क्या है भाई, देखिए ये एक यूनिट है हमारी। अभी मैंने बोला था 1,3 ब्यूटाडाइन बोला था ना, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। ठीक, अब चूंकि क्या है, जब आपने जब उसको पॉलीमराइजेशन हुआ तो सारे डबल बॉन्ड फ्यूज हो गए, बीच से बने बॉन्ड और चेन जो जितने भी पॉलीमर मोनोमर्स थे वो जुड़ते चले गए। ठीक, तो ये देखिए एक ये हो गया स्ट्रक्चर। दूसरा देखिए, मैं कुछ कार का शेप दे दे रहा हूं इसको। कभी ट्रैफिक होता है तो ऐसा दिखता है आपको, एक के बाद एक गाड़ियां चलती हैं। तो आप याद रखिएगा इसको, वॉल्कनाइजेशन। तो एक के बाद एक स्ट्रक्चर जुड़ता है। अब चूंकि गाड़ी जा रही थी और पहाड़ पे हमारी गाड़ी चल रही है, अब समझते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा इसको मैं। वॉल्कनाइजेशन, पहाड़ पे हमारी गाड़ी चल रही है, अब एक तरफ हिल है दूसरी तरफ पहाड़ है। अब क्या हुआ, पहाड़ से गाड़ी गिर गई, सपोज बहुत एक्सीडेंट एक हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से गाड़ी गिर गई। अब गाड़ी गिर गई नीचे, तो ये दूसरी चेन मैंने कहा ऐसी बनाई जो कि नीचे हिल में चली गई है। बेसिकली याद रखिएगा, ये क्या है, ये उस आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन जो यूनिट है उसकी मोनोमर रबर का, वही है, उसका कंटिन्यूएशन है। ठीक, ऐसे ही नीचे देखिए, अब ये दो चेनें इनको जोड़ रहे हैं, वॉल्कनाइज कर रहे हैं। ठीक, अब हम इसको 100 to 140 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे और धीरे धीरे स्टर करते हुए सल्फर को हम ऐड करते हैं। जब हम गर्म करते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड है सारे, ये जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और अब कल को हमको उस गाड़ी को उठाना है तो एक क्रेन लानी पड़ेगी, और क्रेन में एक एंकर लगा होगा। वो कैसा होगा, इस टाइप के होगा, सल्फर टाइप का एक एंकर, समझो सल्फर टाइप का होगा। तो जहां जहां भाई हुक होंगे, ये हुक समझो, हुक वहां लग सकता है जहां पे डबल बॉन्ड होंगे। तो ये दोनों पोजीशन पे, दोनों कार्बन पे, दूसरे पे और तीसरे पे, गौर कीजिएगा, दूसरे पे और तीसरे पे हम सल्फर जोड़ देंगे। अब आप देखिएगा स्ट्रक्चर, ये दोनों चेन, लीनियर चेन्स जो थी, ये जुड़ गई ड्यू टू सल्फर। और सल्फर ने क्या किया, इसको क्रॉस लिंक्ड भी कर दिया। इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गई, मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रिस्टेन करेगा, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये वॉल्कनाइजेशन प्रोसेस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर चार्ल्स गुडियर साहब ने किया था 1839 में इसको। नेक्स्ट देखिए, अब द टफनेस एंड स्टिफनेस ऑफ वॉल्कनाइजेशन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सल्फर इंक्लूडेड। कितना हमने उसमें सल्फर को इंक्लूड किया है उस पर डिपेंड करेगा। फॉर फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम बात करें तो जो टायर है, ठीक है, टायर रबर सल्फर कंटेन्स इज इंपॉर्टेंट फॉर 3 to 5%। अगर हम बात करें सल्फर का जो एक्सटेंट है 3 to 5%, वेयर एज टफर हमको बनाना है तो अगर इबोनाइट की बात करें, सबसे टफर रबर की बात करें, सबसे टफ रबर जो होगी वो इबोनाइट होगी। इबोनाइट में 32% तक सल्फर होता है, इसके ऊपर सल्फर हम नहीं डाल सकते, ना ही ऐड होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है वहां पे, जहां लिंकेज है वहीं पे ऐड हो रहा है। इबोनाइट इज सो टफर दैट इट कैन बी मशीन्ड एंड हैज बेसिकली वेरी गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टी रखेगा।
बहुत अच्छी इबोनाइट क्या इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टी, इसीलिए जो बैटरी के केसेस बनाए जाते हैं वो इबोनाइट के बनाए जाते हैं। तो ये कुछ वॉल्कनाइजेशन से जो फायदे हैं वो डिस्कस किए। प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, केमिकल रेजिस्टेंस, ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी। ठीक है, रॉ रबर की बात करें तो बहुत हाई, वेरी हाई है इसका इलास्टिसिटी। ठीक है, अगर बात करें तो हमने कम कर दिया, लो डिपेंड अपॉन सल्फर। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम वॉल्कनाइज रबर की बात करें तो 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। केमिकल रेजिस्टेंट तो वेरी वीक होता है, मैंने कहा था ऑक्सीडाइज हो जाएगा एयर से भी, और वॉल्कनाइज रबर बहुत हाईली वॉल्कनाइज। ठीक है, बाई वॉल्कनाइज करेंगे तो केमिकली वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो लेस ड्यूरेबल है ये वॉल्कनाइज, हायर ड्यूरेबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी। क्वालिटी इनहेरेंट होता है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का रबर होता है अगर उसको हमने वॉल्कनाइज्ड कर दिया। अगर एप्लीकेशन की बात करें, हमने वॉल्कनाइजेशन बताया, वॉल्कनाइजेशन की प्रॉपर्टीज बताई। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज के थ्रू हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो ड्यू टू रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू इलास्टिसिटी, इट इज यूज्ड एज एन इंसुलेटिंग कोटिंग ऑन वायर्स एंड केबल्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशंस। यहां पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वॉल्कनाइज करने के बाद हमने इसको बहुत हद तक, सर चार्ल्स गुडियर को थैंक यू, क्योंकि उन्होंने इस रबर को दिया और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया। अगर वॉल्कनाइज नहीं किया होता तो हम टायर नहीं बना पाते। तो बहुत बड़ा उपलब्धि थी कि रबर को हमने वॉल्कनाइज कर दिया। वॉल्कनाइज करने के साथ में इसको स्ट्रेंथ दिया और टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे भी वो रेजिस्ट कर सके। ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी, इट इज यूज्ड टू fabricate rubber bands, rubber goods, golf balls, tubes for automobile, मैंने भी जस्ट कहा, etc. It acts as an excellent adhesive, और excellent adhesive जैसा भी हम इसका यूज कर रहे हैं। Foams rubber is used for making pillows, cushions, mattresses, automobile pads, etc. बाद में हम देखें तो आजकल वाइडली यूज हो रहा है रबर का, चाहे इंडस्ट्री हो या डोमेस्टिक पर्पस हो। हम बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं रबर पे, क्योंकि रबर से हम बहुत सारे आर्टिकल्स बना रहे हैं। पॉलीसल्फाइड रबर इज यूज्ड एज एन सॉलिड प्रोपेलेंट। हाँ, हम सॉलिड प्रोपेलेंट हम फ्यूल में भी यूज कर रहे हैं, फ्यूल मोटर्स वगैरह में भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर रॉकेट एक्सेट्रा। अगर हम बात करें सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल रबर की, तो आर्टिफिशियल रबर क्या होता है? ये होता है, जैसे एग्जांपल मैंने सबसे पहले दिया है बूना एस रबर, इसे कोड रबर भी कहते हैं क्योंकि बहुत कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हम इसको सिंथेसिस करते हैं। ये कोपॉलीमराइजेशन है। कोपॉली दो हमने मोनोमर लिए हुए हैं, एक है 1,3-ब्यूटाडाइन और साथ में स्टायरीन। देखिए स्ट्रक्चर आपको पता ही है ब्यूटाडाइन का, स्टायरीन के साथ में इसको दो मोनोमर लिए हुए हैं। 75% ये, 25% का रेशियो होता है। 75% ये और 3:1 के रेशियो में लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। को पॉलीमराइज करेंगे तो सेम ये जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड सारे फ्यूज हो जाएंगे और ये CDL जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए डबल बॉन्ड फ्यूज है, बस बीच में आप डबल बॉन्ड लगा दोगे, बाकी ये हीट के बाहर कंटिन्यूएशन में बाहर बॉन्ड्स हो जाएंगे। ठीक, दैट इज ऑल्सो नोन एज SBR, दैट इज स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। कोपॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन कैरिड आउट एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसीलिए इसको कोल्ड रबर भी बोलते हैं। गुड एंड टफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी होने की वजह से इसका इस्तेमाल हम टायर्स में कर रहे हैं। आजकल वर्ल्ड के 50% टायर्स हम SBR रबर के बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स, इंसुलेटिंग वायर्स, ठीक है, इवन हम जो वेसल्स की लाइनिंग होती है वहां पे भी हम SBR रबर का ही यूज कर रहे हैं। एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ब्यूटाडाइन 75% पार्ट और 25% पार्ट स्टायरीन इसका इस्तेमाल करेंगे। इसे कोल्ड रबर कहते हैं क्योंकि 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको मेक करते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग है पॉलीयूरेथेन। ठीक है, ये बेसिकली इथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन डाइआइसोसाइनेट, दो इसके मोनोमर हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन डाइआइसोसाइनेट। जब हम इसको पॉलीमराइज करेंगे तो देखिए ये अमाइड लिंकेज आपको नजर आएगा, पॉलीअमाइड हमने याद कराया था। तो ये आपका बेसिक है क्या कि अमाइड वाला अलग था, लेकिन चूंकि ये रबर वाली प्रॉपर्टी है तो इथिलीन ग्लाइकॉल अगर ले रहे हैं तो पॉलीमराइज करेगा इथिलीन डाइआइसोसाइनेट टू फॉर्म पॉलीयूरेथेन रबर। तो पॉलीयूरेथेन रबर जो PU सोल्स आपने सुना होगा, शूज में लगता है या फोम्स बनाते हैं, हाईली रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ये जो एसिड और एल्कलाई है, ठीक है, आसानी से इसको अटैक नहीं कर सकते, अटैक्ड बाय एसिड एंड एल्कलाई
ठीक, जब कंसंट्रेशन जब भी हाई होगा तभी पॉसिबल होगा, अन्यथा ये आसानी से नहीं कर सकते। अगर यूजेस की बात करें तो इनका इस्तेमाल हम कोटिंग में कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्म एंड फाइबर्स इनके बना रहे हैं, पीयू के, दैट इज पॉलीयूरेथेन। इसके बाद जैसे मैंने एसबीआर बताया था आपको, वैसे ही नाइट्राइल रबर भी है आपका ब्यूना एन। तो ब्यूना एन जो है इज अ कोपॉलीमर, सेम ही है बिल्कुल, बस आपको यहां पे स्टाइरीन की जगह पे एक्राइलोनाइट्राइल ले लेना स्ट्रक्चर। देखिएगा ब्यूटा 1,3 डाइइन है, यहां आपने क्या लिया, CN ले लिया, साइनाइड ग्रुप लग गया है। एक्राइलोनाइट्राइल स्ट्रक्चर है, मैंने बताया था पैन में आपको, एडिशन पॉलीमराइजेशन में पैन में डिस्कस किया था। तो ये एक्राइलोनाइट्राइल है, इसका भी 75-25% पार्ट हम लेंगे 3:1 के रेशियो में इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज होगा और ये बन जाएगा आपका ब्यूना एन। ये ब्यूना एस से थोड़ी सी सुपीरियर रबर है। ब्यूना एन इज अ कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट्राइल रबर। NBR, it is obtained by polymerization of 1,3-butadiene and acrylonitrile in the presence of sodium. It is used for making oil, sleeves, manufacturing of tank linings, protective gloves, etc. अब नियोप्रीन की बात करते हैं। ये मैं आपको सब आर्टिफिशियल रबर्स यानी सिंथेटिक रबर बता रहा हूं मैंने, ब्यूना एन, ब्यूना एस, PU और नियोप्रीन। ठीक, ये लास्ट रबर बता रहा हूं आपको मैं। नियोप्रीन ऑल्सो नोन एज पॉलीक्लोरोप्रीन, आपने देखा होगा, इसको हम बेसिकली स्ट्रक्चर देखेंगे, जरा गौर कीजिएगा कितना इंटरेस्टिंग है। अगर हम ये यहां पे याद करो जो आइसोप्रीन वाला स्ट्रक्चर बनाया था, 2 पे क्या लगा हुआ था, मिथाइल लगा हुआ था, उसी मिथाइल को हटा के हमने क्लोराइड लगाया हुआ है, तो ये देखो क्लोरोपिरीन बना। ठीक, इसे क्लोरीनेटेड आइसोप्रीन भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताइए। क्लोरीनेटेड आइसोप्रीन, क्योंकि यहां पे मिथाइल हटा के Cl लगा दिया है। अब इसी के N यूनिट्स ले लेंगे और पॉलीमराइज कराएंगे। पॉलीमराइज करने के बाद ये जो बॉन्ड्स हैं ये हीट करते ही ब्रेक हो जाएंगे। अब बैलेंस करने के लिए बीच में बॉन्ड आ जाएगा, देखिए बीच में बॉन्ड आ गया और ये क्या बन गया, नियोप्रीन बन गया। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली रबर है, क्योंकि क्या है, ये केमिकली बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट है ड्यू टू क्लोराइड। अगर देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज कार्बन पे होगा, और चूंकि पूरा ऐसे चार्ज होगा तो पूरा पोलराइज कंपाउंड हो जाएगा ये आपका, तो पोलर होने की वजह से आपका इसके अंदर केमिकली रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो नियोप्रीन जो है वो बनता है क्लोरोपिरीन से। और क्लोरोपिरीन क्या है, क्लोरोपिरीन आपको मैंने बताया कि आइसोपिरीन में हमने क्लोराइड आयन को जोड़ दिया है, बस मिथाइल हटा के क्लोराइड जोड़ना है। देखो कितना आसान स्ट्रक्चर है। ठीक है, इज अ फैमिली ऑफ सिंथेटिक रबर that are produced by polymerization of chloropyrene. Neoprene exhibits good chemical stability and maintains flexibility over a wide temperature range. Neoprene is solid either as solid rubber or in latex form, and it is used in wide variety of applications such as laptop sleeves बनाते हैं, orthopedic ब्रेसेस बनाते हैं, रिस्ट नीज में जहां लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में यूज करते हैं, लिक्विड एंड बेसिकली जो शीट्स बनती हैं, ठीक है, लिक्विड एंड शीट अप्लाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकली मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, फ्लैशेस बनाते हैं, ऑटोमोबाइल बेल्ट्स बनाते हैं, फैंस बनाते हैं, बहुत वाइडली यूज। मैंने कहा ना केमिकली रेजिस्टेंट होने की वजह से हम इसका वाइड यूज करते हैं। एक बार नियोप्रीन का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आज आपको पोर्शन बताया है, रबर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसमें मैंने आपको नेचुरल रबर और आर्टिफिशियल रबर दोनों के बारे में डिस्कस किया, उनके स्ट्रक्चर बताए, रॉ रबर को हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, उनके बारे में मैंने डिस्कस किया। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको देख लें। थैंक यू।